नमस्कार दोस्तों, हमारे अभ्युदय आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी मैनेजमेंट की क्लासेस चली रही हैं। मैनेजमेंट की क्लासेस के साथ में हम विश्व इतिहास भी कौन सा आधुनिक विश्व इतिहास की क्लास आज हम ले रहे हैं। ये पेपर फर्स्ट का खंड से है, तीसरा खंड है। ये दोस्तों छोटी छोटी यूनिट है, ये बड़ा ही लाभ देती हैं। जैसे कि सपोज करो अगर मैंने इसमें 6 घंटे लगाए तो 6 घंटे का आउटपुट में सपोज करो मैंने 50 नंबर का कोई सामान तैयार किया, तो 50 में से उसके लिए जो मैंने एफर्ट लगाया वो कितना लगाया, 6 घंटे लगाया, 7 घंटे लगाया, खींच के 10 घंटे लगा दिए। इसी के कंपैरिजन में यदि मैं हिस्ट्री को लेकर चलूँ, कोर हिस्ट्री को भी लेकर चलूँ, उसके 1 यूनिट को, उसके 10 नहीं अगर 100 घंटे भी कम पड़ेंगे तो वो भी उतना वर्थ हमें उसके रिटर्न में नहीं मिलेगा। तो इन छोटी छोटी यूनिट्स को हम पहले अच्छे से कर लेते हैं जिसमें हमारा कमांड हो सके, तो हम ये मान के चलेंगे भाई इस यूनिट के तो नंबर हम श्योरली मानते हैं कि भाई खींच ही लेंगे क्योंकि सिलेबस कन्फाइंड है। ठीक है, तो आज हम मैनेजमेंट का हमारी क्लासेस चल रही हैं, 5 क्लासेस हो गई, उसको आप देख लेना। उसके आगे क्लासेस डेली आपको मिली जाएंगी। वर्ल्ड हिस्ट्री कर लेते हैं, मेरे हिसाब से मोटा मोटा 8-10 घंटे का ये मटेरियल है। इसको हम ढंग से कर लेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि यह वर्ल्ड हिस्ट्री अपन कन्फाइंड वे में लेके चलें। ठीक है, इसको फैलाएं नहीं हिस्ट्री के जैसे कोर हिस्ट्री को हम लेके चलते हैं। इसमें हमारे 2-2 नंबर के 5 नंबर का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनेगा उन्हीं को लेंगे, और साथ ही साथ कोई बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा तो उसके लिए फ्रेमवर्क पूरा बनाते चलेंगे। क्लियर? तो शॉर्ट और कंसाइज चलेंगे। पीएचडी हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में करनी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ छूटेगा भी नहीं, ये भी इसमें मैं आपको शॉर्ट ही दिलाता हूँ। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है पुनर्जागरण। पेपर 4 में हिंदी भी तो है हमारे, तो ये पुनर्जागरण ठीक है, ये पुनर्जागरण ठीक है। कौन सी वर्तनी शुद्ध और अशुद्ध है, ये वाला शुद्ध है। क्लियर? और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेनेसा। क्लियर? देखो पुनर्जागरण का अर्थ और रेनेसा के अर्थ को आप मिला नहीं सकते। ये हमारी विडंबना है कि हम रिलीजन को धर्म बोलते हैं जो बिल्कुल ही बेतुका बेहुदा उसका ट्रांसलेशन है। धर्म का कोई ट्रांसलेशन नहीं होता। अगर आप डिक्शनरी में जाके देखेंगे ऑक्सफोर्ड की, तो धर्म को आपको अलग ही मिलेगा, रिलीजन को धर्म नहीं बताया गया। चलिए, इसी तरीके से जो रेनेसा है इसका ठीक है, हिंदी में पुनर्जागरण कर रखा है, हम इसी को लेकर चलेंगे। लेकिन फिर भी रेनेसा का मतलब होता है जीवित होना, और जीवित भी कैसे होना, पुनः जीवित होना। मतलब जीवन में एकदम से कोई नया चेंज आ जाए, क्रांतिकारी बदलाव आ जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिनेसा हो गया। ठीक है, कई बार आपने कई कविताओं में सुना होगा कि प्यार मोहब्बत में उस आदमी का रिनेसा हो गया, एकदम से चेंज हो गया सब कुछ उसका। तो ये वही रिनेसा है, पुनः जीवित होना। लेकिन ये रिनेसा कहाँ हुआ था और क्यों इसके लिए हम पुनर्जागरण यूज में लेते हैं, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। पुनः जागरण, दोबारा जाग गया। देखो बेसिकली दोस्तों ये इवेंट है, ये जो पश्चिमी यूरोप में स्टार्ट हुआ था। क्या यूरोप में स्टार्ट हुआ था, पश्चिमी नहीं, आप तो यूरोप ही कर लेना, लिखते वक्त मत लिख देना। यूरोप में स्टार्ट हुआ था, और हुआ क्या था कि वहाँ जितनी कुरीतियाँ, जितना आडंबर आप जो विचार कर सकते हो ना, उससे भी 10 कदम ज़्यादा था। कहते हैं ना कि 400 साल पहले तो भारतीय लोग तो बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, खाने का उनका लिहाज था, वैज्ञानिक सोच थी, बहुत आगे थे। चाहे साहित्य में हो, चाहे कला में हो, चाहे विज्ञान में हो। और 5 साल पहले उनको रोटी खाना भी नहीं आता था, रोटी कपड़े पहनने तक नहीं आते थे, ये हाल था। ठीक है, तो अपनी संस्कृति पे गर्व भी हमें करना चाहिए। लेकिन ये जो रेनेसा हुआ था यूरोप में, ये दोस्तों हुआ था आपके 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। क्लियर? और हुआ क्या था ऐसा, देखो यूरोप में जो मैं आपसे कुरीतियों, आडंबर, इन सब की बात कर रहा हूँ, इसके केंद्र बिंदु में उसमें एक चर्च हुआ करता था। आज भी आप देखते हैं टीवी में तो हुलुलुलु करता रहता है और किसी को भी ठीक कर देता है। महान निकम्मे लोग जानबूझ के किसके लिए काम करते हैं, प्योरली कैसे भी करके उस व्यक्ति का मत परिवर्तन करा देंगे। इनकी स्टार्टिंग से रहा है, अभी हम देखेंगे आगे धर्म सुधार आंदोलन देखेंगे, उसमें भी उनकी हरकतें देखेंगे। तो पुनर्जागरण में आप क्या देखते हैं, 13वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप के अंतर्गत एक बड़ी क्रांति हुई थी, उसी का नाम आपका रेनेसा है। उस क्रांति में ऐसा हुआ क्या था दोस्तों, देखो यही वो क्रांति थी जिसमें बौद्धिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए थे। ये बौद्धिक और उदार सांस्कृतिक आंदोलन था। ठीक है,
13वीं और 16वीं शताब्दी के अंतर्गत यूरोप में कला, साहित्य, धर्म, इनमें क्रांतिकारी बदलाव हुए थे। क्या? क्रांतिकारी बदलाव या क्रांतिकारी आप परिवर्तन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके यूरोप में हुआ था। इन्हीं क्रांतिकारी बदलाव, इन्हीं क्रांतिकारी परिवर्तन इन क्षेत्रों में जो हुए थे, इनको सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण बोलते हैं। इन्हीं को हम इसमें समाज भी लिख लो, कला, साहित्य, धर्म, समाज, संस्कृति, ये भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन बन गई कि 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में कला, साहित्य, धर्म, समाज, संस्कृति, विज्ञान के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, इन्हीं क्रांतिकारी परिवर्तनों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? पुनर्जागरण कहते हैं। और ये दोस्तों जो पुनर्जागरण हुआ था, ये यूरोप में एक देश था इटली। कहां से स्टार्ट हुआ था? इटली से स्टार्ट हुआ था। अब आपके मन में 2-3 विचार आने चाहिए, सर ये इटली से क्यों स्टार्ट हुआ था? ठीक है, देखो उसके 3 कारण थे। आपके लिए प्रश्न भी आ सकता है कि पुनर्जागरण इटली से ही क्यों स्टार्ट हुआ। पहला, देखो इटली उस समय बड़ा संपन्न था। आप देखो ना, मेडिटेरियन सी में पड़ता है इटली, तो व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से ये बड़ा संपन्न था। जहां पैसा होगा ना, वहीं पर संस्कृति फूलेगी फूलेगी। कभी अरब देशों में फूलती देखी थी क्या? मार काट के अलावा कुछ करते थे क्या? भारत ही था जहां पर वृहद संपदा थी, तो यहीं पर क्या संस्कृति फली फूली थी। क्लियर? पहला तो आपने क्या देखा? व्यापारिक और आर्थिक रूप से ये संपन्न था और एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था इटली, क्योंकि मेडिटेरियन सी था यहाँ पे। क्लियर? तो ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। रटना नहीं है, इसको रिलेट करके पढ़ना। क्लियर? दूसरा, यहीं पर नगरों का विकास भी हुआ था। जो जो वहां के नगर थे वो सामंती शोषण व्यवस्था से मुक्त भी थे। क्लियर? यहाँ के जो नगर थे वो सामंती नियंत्रण से मुक्त थे। देखो इसमें जितना हो सके ना उसको शॉर्ट रखना। आप इस मैटर को ज्यादा बढ़ा देंगे तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? तीसरा, यहां पर दोस्तों ज्ञान, विज्ञान खूब फला फूला था। कहां पर? इटली में। ठीक है ना? ज्ञान, विज्ञान, आपके कला, इनका संरक्षण भी उस समय इटली ही था। कौन था? इटली ही था। अब आप देखेंगे ना, जैसे मेडिटेरियन सी है, यहाँ तो इटली है साहब। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इटली के नीचे यहाँ आपके तुर्की आ जाएगा, और फिर आप नीचे का आप खाड़ी देशों में चले जाएंगे, मतलब यहाँ मॉडर्न मुस्लिम कंट्रीज आ जाती हैं। यहीं पर आपके मुसलमान मत, इस्लाम मत संप्रदाय का, मजहब का उदय हुआ था। ये अब इफेक्ट करेगा आगे, समझेंगे। पहले ये आपको समझ गया इटली की पोजीशन क्या है। ठीक है, अब पुनर्जागरण में ऐसे क्या क्या मेन तत्व थे जिनके कारण से हम उनको पहचानते हैं, वह तत्व भी देख लो, समझो। पुनर्जागरण के सबसे बड़ा तत्व था कि उस समय लोगों में एकदम से हर चीज को तर्क की कसौटी पे उन्होंने कसना स्टार्ट कर दिया था। उनमें उत्सुकता आ गई थी कि ये अगर ऊपर से सेब गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, पहले क्या था? पहले अगर आपने कह दिया कि साहब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, और आपकी बाइबल में लिखा हुआ नहीं पृथ्वी सूर्य के चक्कर नहीं लगा रही है, तो आपको जिंदा जला दिया करते थे। आपको जिंदा जला दिया करते थे। आपने पोप व इनके ईसाई धर्मावलंबी के खिलाफ कोई भी बात ऐसी कह दी तो आपको जिंदा जहर या जिंदा जला देना आम बात थी। या चर्च में ऊपर से नीचे छोड़ के मार दिया, फटक दिया जाता था आपको नीचे धरती पर, या वहां पर आम बात थी। क्लियर? तो वहां पर लोगों ने क्या किया, ये पुनर्जागरण काल के शुरुआत में ही इन्होंने सभी बातों को तर्क की कसौटी पर कसना स्टार्ट कर दिया था कि भैया आप ऐसा कह रहे हो तो इसके पीछे कारण क्या है। क्लियर? व्यक्तिवाद और मानववाद को यहाँ पर बढ़ावा मिला था।
पुनर्जागरण का उत्तरदायी कारण देख लेते हैं। जैसे तो इटली में ही क्यों फैला, उसके भी आपको अन्य भी जवाब इन्हीं पॉइंटों में और मिल जाएंगे। देखो एक एक पॉइंट करके समझते हैं। उत्तरदायी कारण सबसे पहला, धर्म युद्धों का प्रभाव। वैसे मैं जब भी धर्म बोलता हूँ युद्ध के साथ जोड़ते हो तो मेरे तो ना जैसे किसी ने कोई तीर गाड़ दिया हो मेरे हृदय में, ऐसा लगता है। देखो धर्म जो होता है ना, ये क्या हमारी शिक्षा प्रणाली में धर्म को ऐसे डाल दिया, शब्द को हमारे बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट करने के लिए डाल दिया कि हम तो जो धर्म संबंध या धर्म हमारे जो वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराने ग्रंथों में ये लिखा गया है कि धर्म मतलब जो सत्य है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। धर्म युद्ध क्या होता है, हैं? धर्म के लिए या तो युद्ध होता है, धर्म युद्ध कुछ होता ही नहीं है। जैसे कि सूरज का उगना है पूर्व से, ये उसका धर्म है। अग्नि का धर्म है भैया उसको ज्वलनशील, मतलब कि गर्म उसकी तासीर है तो वो उसका धर्म है। जैसे बर्फ है, बर्फ का धर्म क्या है, ठंडा होना। एक पिता का धर्म क्या है, एक माता का धर्म क्या है, एक शिक्षक का धर्म क्या है, एक पुत्र का धर्म क्या है, एक पत्नी का धर्म क्या है। ये हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट में चलता है। क्लियर? धर्म निरपेक्ष तो आप हो ही नहीं सकते। धर्म निरपेक्ष कैसे हो जाओगे, सत्य से निरपेक्ष हो जाओगे क्या? आप हो ही नहीं सकते ना। और आपको ध्यान हो तो पार्लियामेंट की डिबेट में राजनाथ सिंह जी ने बोला भी था कि धर्मनिरपेक्ष कोई शब्द आप जो यूज में लेते हो बिल्कुल गलत लेते हैं। छोड़िए, ध्यान रखना। अब जैसा हमें शिक्षा प्रणाली में भी चल रहा है भैया, आरएस की परीक्षा पास करनी है अभी तो। जब हम कभी ऊंचे पद पे पहुंच जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर जैसे बन जाएंगे, शिक्षा मंत्री बन जाएंगे, तब ये काम कर लेंगे। ये सारे खेल मौलाना अबुल कलाम आजाद जब बने थे शिक्षा मंत्री, उन्होंने इसका सत्यानाश करके पटा दिया। चलो पहला हम देख लेते हैं उत्तरदायी कारण, धर्म युद्धों का प्रभाव। धर्म युद्धों का प्रभाव से क्या आश्चर्य है दोस्तों। एक्चुअली क्या था कि मैंने आपको बतलाया इटली, ठीक है, मरमरा सी है। आप जब भी देखा होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, जो हमारा मेडिटेरियन सी है उसके पूर्व में यहाँ पर एजियन और मरमरा सी को जोड़ता है। तो यहाँ पर एक इलाका है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंटाइन कुस्तुनिया, बेजेंटाइन एम्पायर की राजधानी। जो रोम था उसकी ये क्या थी दोस्तों, राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। क्लियर? अब हुआ क्या था, जो इस्लाम जैसी आया मत और मजहब, उसने अपना प्रचार प्रसार करने के लिए उसने सबसे पहले जो ईसाइयों के धर्म स्थल थे उन पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? उनसे लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया। और वैसे तो ये था ही आतंकवादी समूह। उन्होंने जैसे ही लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया तो इनमें आपस में युद्ध होने लग गए। किसमें? ईसाइयत में और इस्लामियों में। और इनका कॉन्स्टेंटिन कुस्तुनिया जो था वो ईसाइयों का एक प्रमुख धार्मिक शहर था। ठीक है ना? आपने कभी मूवी देखी हो 300, स्पार्टा करके अपनी हॉलीवुड की मूवी थी, वो जो स्पार्टा थे वो यहीं कॉन्स्टेंटाइन एम्पायर में ही राज किया करते थे। क्लियर? तो धर्म युद्धों का प्रभाव क्या हुआ कि जो कॉन्स्टेंटाइन एम्पायर था, ये कुस्तुनिया था, यहाँ पर होने की वजह से, और उसके नीचे सी के नीचे भी क्या थे, ईसाइयों के वहाँ पर पवित्र स्थान हुआ करते थे, उन पे इन्होंने कब्जा करना स्टार्ट किया। लड़ाई झगड़ा चालू हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपके जो यहाँ इनके जो इस्लाम के, सॉरी ईसाइयों के जो पवित्र स्थान थे, वहाँ के ज्ञान विज्ञान और साहित्य की पुस्तकें लेके वहाँ के व्यक्ति कहाँ चले गए, सागर पार करके कॉन्स्टेंटाइन आए। कॉन्स्टेंटाइन से आगे बढ़े तो भैया वो इटली पहुँच गए। इटली में क्या उनको अनुकूल वातावरण मिला और इटली से ही ये पुनर्जागरण की लहर दौड़ पड़ी पूरे यूरोप में। क्लियर? धर्म युद्धों का प्रभाव जान पड़े आप। दूसरा, धर्म के प्रति नई मान्यताओं का विकास हुआ। उस समय क्या था दोस्तों, एक स्वर्ग नरक की मान्यताएं चला करती थी कि भैया आपने अगर चर्च की ये बात नहीं मानी तो आपको नरक मिलेगा, आपने बात मान ली तो आप स्वर्ग के अनुभागी होंगे। इन मान्यताओं का जो विकास हुआ था, इसके क्या रहा भैया, इनकी मान्यताओं को मानवतावाद ने, व्यक्तिवाद ने काटना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? इसकी वजह से भी क्या हुआ, पुनर्जागरण के शुरुआत होने के उत्तरदायी कारणों में से इसको एक माना जाता है। अगला, मानवतावाद। हम क्या सोचने लग गए, मानव का सुख किसमें है, मानव के लिए उचित अनुचित क्या है, इसके अंतर्गत हम चर्चा करने लगे। किसके अंतर्गत? मानवतावाद के अंतर्गत। और इसी मानवतावाद में जो लेखक लोग थे उन्होंने इस प्रकार के लेख लिखने स्टार्ट करे कि भैया मानव के लिए सुख समृद्धि किसके अंतर्गत रहेगी, उसके जीवन में सुख शांति कैसे बढ़ेगी, इस पर ही अत्यधिक बल दिया गया। यही आपका क्या कहलाता है, मानवतावाद कहलाता है। क्लियर? और इस आइडियोलॉजी की वजह से भी पुनर्जागरण होने में लोगों को क्या मिला, बल मिला।
पुनर्जागरण को भी बल मिला, लोगों को भी पुनर्जागृत होने के लिए बल मिला। अगला, भाषा व साहित्य में परिवर्तन। जैसे कि दोस्तों क्या था, आम भाषा जो लैटिन जैसे थी, ग्रीक के बाद जो लैटिन थी, लैटिन भाषा में भी क्या रहा, इन्होंने अपने साहित्य को छापना स्टार्ट कर दिया। और क्यों छापना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भैया छापे खाने का आविष्कार हो गया था। क्या, छापे खाने का आविष्कार हो गया था। क्लियर। लैटिन भाषा में उस समय की एक बुक है द डिवाइन कॉमेडी, फेमस। इस डिवाइन कॉमेडी ने भी रेनेसां लाने में बहुत ही योगदान दिया था। किसके द्वारा लिखी गई थी, दांते। कैसे याद कर लोगे भैया, दांत दिखा दिखा के क्या करता है, कॉमेडी करता है। द डिवाइन कॉमेडी इंपॉर्टेंट बुक है, 2 नंबर में भी आपके पास आ सकता है। द डिवाइन कॉमेडी लिखा जाएगा बस स्टार्टिंग में। अब बताओ द डिवाइन कॉमेडी क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि पुनर्जागरण काल में दांते के द्वारा लिखी गई डिवाइन कॉमेडी, जिसके द्वारा भाषा एवं साहित्य में बड़ा योगदान रहा और पुनर्जागरण में प्रमुख उत्तरदायी कारणों में से एक कारण था। क्लियर। अब मैंने क्या कहा, छापे खाना, प्रिंटिंग प्रेस। सिंपल सी बात है, प्रिंटिंग प्रेस में भैया फिर तो आप क्या कर सकते हो, बहुत नंबर ऑफ लार्ज स्केल में किताबें छाप सकते हो, प्रचार सामग्री छाप सकते हो। छापे खाने को तो अंग्रेजों ने हमारे भारत में बैन कर दिया था जब स्वतंत्रता आंदोलन टाइम में। क्रांतिकारी तो छापे खाने छुप छुप के भैया चलाया करते थे अपने पर्चे बनाने के लिए। सेम वैसा ही एस्पेक्ट यहाँ पर भी था। इसी छापे खाने के माध्यम से इन्होंने अपने प्रचार प्रसार के माध्यम में अपनी आइडियोलॉजी की पुस्तकें छापनी स्टार्ट करी और यूरोप के कोने कोने में वहाँ की भाषा में इसको पहुंचाने का काम किया। क्लियर। छापे खाना, और छापे खाने का भैया उस समय आविष्कार किसने किया था, एक विलियम कैक्सटन थे। कौन, विलियम कैक्सटन। ठीक है साहब, इन्होंने ही छापे खाने का क्या किया था मेरे प्यारे दोस्तों, आविष्कार किया था। इन दोनों में सही कौन सी वर्तनी अशुद्धि है, आविष्कार या अविष्कार, ये गलत है। ठीक है ना। अब इसको भी एक चीज और ठीक कर लेना, जो छापे खाना था इसका आविष्कार गुटनबर्ग साहब के द्वारा किया गया था, और जो विलियम कैक्सटन थे इन्होंने फर्स्ट छापाखाना खोला था। तो गुटनबर्ग साहब का बहुत तगड़ा योगदान हो गया। क्लियर। इन्हीं के साथ साथ दोस्तों क्या हुआ, जैसे इटली में व्यापारिक प्रमुख केंद्र था, तो इसके साथ साथ जैसे समृद्धि और संपन्नता आती गई, नगरों का विकास भी हुआ। अब देखो, आप कभी देखोगे शहरों में, नगरों के विकास के बारे में देखो, शहरों में क्या होता है, जैसे शहरों में आप विभिन्न प्रकार के लोग, जैसे ढाणी में तो क्या एक ही आइडियोलॉजी के लोग आपको मिल जाएंगे, एक ही परिवार के लोग मिल जाएंगे। नगरों में क्या है, लेकिन भांति भांति विचार के, भांति भांति मत मानने वाले लोग आपको मिल जाते हैं। उससे जब विचारों को क्लैश होता है तो कुछ ना कुछ नया चीज निकल के आती है। तो यही काम किसने किया, नगरों के विकास ने भी किया। संख्या भी अधिक थी, अलग अलग मत के भी लोग थे, तो इसने भी आपको क्या किया, योगदान दिया पुनर्जागरण को बढ़ाने में। क्लियर। इंपॉर्टेंट, ये जो 7वां पॉइंट है इसको आप 8वां कर लोगे तो ठीक रहेगा, और इसको 7वां कर लेना। क्यों, जैसे कॉन्स्टेंटाइन पर तुर्कों का अधिकार, कुस्तुनिया की बात कर रहे थे ना अपन, धर्म युद्धों के प्रभाव के बारे में। इसके बाद दूसरा पॉइंट भी आप ये ले सकते हो, ठीक है, लेकिन एक जैसे पॉइंट हो जाते हैं इसलिए इसको लास्ट में ले लिया था। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। अब तुर्क जो थे, इस्लाम मानने वाले थे, उन्होंने अपने प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों का मत परिवर्तन करने के लिए, तलवार की नोक पर मत परिवर्तन करने के लिए कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने की वजह से क्या हुआ, जैसा आपको पहले बताया कि वहाँ के जितने भी लेखक, वैज्ञानिक और दार्शनिक लोग थे, अपनी प्रमुख पुस्तक लेके इटली में आ गए, और इटली से फिर आपका जो पुनर्जागरण की जो बीज प्रस्फुटित हुई थी वो पूरे यूरोप में जाके अमरबेल के रूप में फैल गई। क्लियर। अब क्या हो गया, जैसी कॉन्स्टेंटिनोपिया, मतलब इस पर तुर्कों का अधिकार हो गया कुस्तुनतुनिया पे, तो वह जो रास्ता था जो मैं मेडिटेरेनियन सी से नीचे लेके आया करता था, जिसको खाड़ी देश भी हम बोलते हैं,
भारत की तरफ भी वो जो वही रास्ता आता है। अब वो तो रास्ता ब्लॉक हो गया था। अब क्या करेंगे? ब्लॉक होने की वजह से यूरोप में उस समय नए व्यापारिक मार्गों की खोज आरंभ हुई, जिसके अंतर्गत आपने देखा वास्को ड गामा हमारे यहाँ पर भी आए थे, कोलंबस अमेरिका। तो जितने भी नए मैक्सिको, अफ्रीका, ये सभी देशों की खोज कब हुई थी? इसी दौरान हुई थी। और कारण उसके पीछे क्या था? एक समस्या आई तो उससे कई और इन्होंने फिर नए एडवांटेज भी निकाल लिए। कहते हैं ना कोई समस्या आई तो कुछ ना कुछ उसके पीछे अगर आप अपनी दृष्टि बदलोगे तो अच्छी आपको चीज़ें मिलेगी। तो फायदा पॉजिटिव बात क्या हुई? बाजार के लिए ना कई सारे नए व्यापारिक मार्ग के माध्यम से देश मिल गए, क्लियर कॉन्टिनेंट मिल गए। और ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं ना आप, आगे सारी जुड़ती चली जाएंगी। धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें भी जुड़ती चली जाएंगी। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद पढ़ेंगे तो उसमें भी जुड़ती ही चली जाएंगी। उसको आप समझ लोगे तो फिर आप बड़े सक्षम हो जाओगे प्रथम विश्व युद्ध को समझने में भी, और द्वितीय विश्व युद्ध को समझने में हम प्रथम विश्व युद्ध से जोड़ लेंगे। और जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हमारा हम पढ़ेंगे तो इस दौरान हम ये भी देख लेंगे कि भैया अमेरिका और फ्रांस में क्रांति क्यों हुई। ये सारी पाँचों छः टॉपिक क्लब्ड हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं के पूरे ही जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये आपने इसके कारण देख लिए। एक बार दोबारा रिपीट कर दें। पहला, धर्म युद्धों का प्रभाव। तुर्कों ने ईसाइयों को भैया भगाया, क्यों? उनके प्रचार और पवित्र स्थलों को कब्जे करने के लिए। दूसरा, धर्म के प्रति नई मान्यताओं का विकास हुआ। स्वर्ग नरक, अब नए विचारों का उन्होंने विकास कर लिया था। तीसरा, मानवतावाद। चौथा, भाषावाद, साहित्य में परिवर्तन कर दिया। उसमें हमने लैटिन भाषा में देखी, प्रमुख पुस्तक देखी द डिवाइन कॉमेडी, दांते। फिर छापे खाने का आविष्कार हुआ। छापे खाने में हमने देखा इसका आविष्कार करने वाले कौन थे? गुटनबर्ग। और ये विलियम कैक्सटन ने पहला छापाखाना खोला। नगरों का विकास उत्तरदायी कारण रहा। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार और नए व्यापारिक मार्गों की खोज। 8 पॉइंट है, 8 में से हमें 5 ही लिखने हैं। 5 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का नहीं आएगा, लेकिन इसके आने की संभावना पूरी की पूरी है। देखो पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में कुल मिला के 40-50 क्वेश्चन बनते हैं बढ़िया, और आप तय मान के चलना उसमें से आपकी 80% प्रश्न आ जाएंगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। जो हमने अभी तक देखा है उसमें से विशेषताएं निकाल लेते हैं। पुनर्जागरण काल की क्या थी? पहली विशेषता हम देखते हैं आलोचनात्मक प्लस अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति। एक तो भैया आलोचनात्मक के बाद, आलोचनात्मक का तात्पर्य हो गया कि मैंने आपसे बोला कि तू रात को 3 बजे उठ के, क्या 3 बजे उठ के रोज 1 गिलास पानी पी के सोएगा तो तेरा आरएस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपने पूछी पहले बता कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बता भाई, रीज़न बता। आलोचना करनी आपने स्टार्ट करी। पहले यदि मैं चर्च का आदमी होता था और मैंने कह दिया कि भैया रात को उठ के तो 3 बजे 1 गिलास पानी पी लेना, तेरा आरएस में सिलेक्शन हो जाएगा। अब नो क्वेश्चन करना, सीधे 3 बजे उठना और बावड़ी की तरह पानी पी के अपने सो जाना। ठीक है, तो ये तो हो गई भैया, उन पक्षों पर आलोचना होनी स्टार्ट हुई। अन्वेषणात्मक, अब मैं उसे ढूंढूंगा भी, उसके पीछे रीजन देखूंगा। ठीक है, अन्वेषण करूंगा उसका कि इसके पीछे बेसिकली कारण क्या है। वो प्रवृत्ति का विकास होना बहुत जरूरी था। तो उस पुनर्जागरण काल में विकास होना शुरू हो गया था लोगों के मन मस्तिष्क में। बौद्धिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत आता है ये। अगला, जो रूढ़िवादी विश्वास थे, उन सभी रूढ़िवादी विश्वासों को जो चर्च के बंधन में थे, जैसे मैंने अभी चर्च के नाम लेके आपको उदाहरण दिया कि यदि मैंने रात को 3 बजे आपसे बोल दिया पानी पीना ही पीना है, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं। ये जो रूढ़िवादी विश्वास थे, इनसे इस काल में छुटकारा पाना लोगों ने शुरू किया। तीसरा, ये इसकी विशेषता रही है। ये जो विशेषता आप देखेंगे, मतलब कि इस प्रकार की प्रवृत्ति आपको उस काल में देखने को मिली, तभी हम इसको क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण बोलते हैं। तीसरा, मानवतावादी विचारधारा। जो मैंने आपको बताया कि लेखक जो थे अब मानव की सुख समृद्धि शांति के प्रति लिखने लगे, उनके विचार से जीवन में शांति मिले उसके बारे में सोचने लग गए। चौथा, सदियों पुरानी मान्यताओं को आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन करने लगे। हर जो आपकी पुरानी मान्यता थी उसको किस पे तोलने लग गए? तर्क की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर तोलने लग गए। क्लियर? अगर उसको लगा कि नहीं दम है तो अपनाएंगे, दम नहीं है तो नहीं अपनाएंगे। क्लियर? धर्म विषयों को बदल दिया। पहले धर्म विषयों के बारे में बात होती थी, चर्च की जैसे बाइबल बोल रही है उसी पर चर्चा होती रहती थी, लेकिन अब वो विषय चेंज हो गए। जैसे मदरसे में जाएंगे तो आपको केवल कुरान पढ़नी है, बच्चे हिलते रहेंगे मशीन की तरह, उसके अलावा और कोई दिमाग खोलने का मतलब ही नहीं। उसके अलावा अब विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, इतिहास, इनका अध्ययन भी होगा तो अध्यापन भी होगा, पढ़ा भी जाएगा तो पढ़ाया भी जाएगा। क्लियर? ये सारे चेंजेस आपको कब देखने को मिले?
पुनर्जागरण काल में देखने को मिले। क्लियर? ये 5 ही रख लेना, ज्यादा मत करना। होने को तो इसमें अपन 8-10 पॉइंट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ दिक्कत हो जाएगी मेंस में। बाकी तो आप 1-2 पॉइंट और भी बना लोगे। चलिए साहब, इसके प्रभाव देखते हो कि प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा। उस समय में सबसे बड़ा प्रभाव तो किस पर पड़ेगा? आपके उस काल में सबसे बड़ा प्रभाव तो यही पड़ेगा, किस पर? सामाजिक व्यवस्था पे, और दूसरा प्रभाव पड़ेगा आपके आर्थिक व्यवस्था पे। और साहब क्या व्यवस्था पे पड़ेगा? एक आप देखेंगे राष्ट्रवाद, ठीक है। और क्या प्रभाव पड़ जाएंगे? सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राष्ट्रवाद वाली बात आ गई। एक साहब आपके राजनीति भी आ जाएगी, ठीक है ना। ये मूल रूप से बड़े बड़े प्रभाव रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, एक पुनर्जागरण काल में हमने रास्ते और ढूंढे थे, नए मार्ग और ढूंढे थे, तो उनकी वजह से उपनिवेशवाद, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा इसके प्रभावों में? हाँ, सामाजिक जीवन में प्रभाव देखेंगे हम, आर्थिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़े, और राष्ट्रवाद, राजनीति, उपनिवेशवाद, ठीक है ना। उपनिवेशवाद में यूं कर लेना, नवीन उपनिवेश की स्थापना जो हम देखेंगे इसके अंतर्गत। क्लियर? सामाजिक आर्थिक एक और देख लेना, धर्म, क्योंकि यही एस्पेक्ट बनते हैं। अगर आपको आंसर बनाना है ना, अगर आपको ये मेन पॉइंट भी याद रह गए तो आप आंसर लिख लोगे। समाज में आपने क्या देखा? अभी अभी आपने समाज में देखा था कि समाज में मानवतावाद का विकास होने लगा, ठीक है। आपने क्या देखा था? नगरों का विकास होने लगा। धर्म में आपने क्या देखा? तर्क की कसौटी पर धर्म की मान्यताओं को आप कसने लग गए। सेम इसी तरह के रूढ़िवादिता का विरोध होने लग गया। क्लियर? आसम रटने की तुम्हें जरूरत नहीं है। आर्थिक रूप से भी क्या हुई? जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ा तो उसमें फिर संपन्नता भी जुड़ती चली गई। क्लियर? राष्ट्रवाद, देखो जैसे इस्लाम ने आक्रमण करना स्टार्ट किया तो लोगों में एक सहजुटता का भी भाव जागृत हुआ, ठीक है ना। तो यही क्या गई, इसने भी आपको राष्ट्रवाद को जन्म दिया, और इसी में नए राष्ट्रों का जन्म होना, नए राष्ट्र का जन्म, और सामंतवाद की प्रवृत्ति थी उसका अंत होना। वहां पर भी सामंत थे, ठीक है ना। ये सारे भी कारण रहे पुनर्जागरण के। आपको मालूम पड़ने लग गया ना कि भाई यही माई बाप थोड़ी है। आपने किताबें पढ़ ली, आपने तर्क पे कसौटी में कसना शुरू कर दिया कि सामंत ही माई बाप नहीं है अपने आप। चर्च ने कह दिया तो यही सामंत हमारा सब कुछ माई बाप है, ये नहीं है अब, ठीक है ना। तो क्या हुआ? सामंतवाद से छुटकारा पाना चालू हुआ, नए राष्ट्रों का जन्म होना स्टार्ट हुआ, राजनीति में भी परिवर्तन आने लगा। चर्च पढ़ेंगे अभी आगे, चर्च की दखलंदाजी में भी कमी आनी स्टार्ट हुई, और यही आपके आगे जाके धर्म सुधार आंदोलन की इस नींव पर ही इमारत खड़ी होगी। क्लियर? नवीन उपनिवेश, जो आपने दोस्तों नए मार्ग खोजे थे पुनर्जागरण के अंतर्गत, उन मार्गों से जो नए क्षेत्र खोज, नए कॉन्टिनेंट खोजे, उन कॉन्टिनेंट पर एज ए उपनिवेश अपनी सामग्री को भेजना, वहाँ से व्यापार को बढ़ाना और उनको अपने कब्जे में रखना कच्चे माल के लिए, ये एक नई प्रवृत्ति और चाली हुई थी पुनर्जागरण में। ये इसके क्या है दोस्तों? प्रभाव है। क्लियर? अब हम देखेंगे जो पुनर्जागरण का प्रसार हुआ वो किस किस क्षेत्र, किस किस आयाम में हुआ। उन आयामों में हम देखेंगे, एक कला के क्षेत्र में क्या रहा, विज्ञान के क्षेत्र में क्या रहा, वास्तुकला के क्षेत्र में क्या रहा, ठीक है ना। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं, तो आपका ऑलमोस्ट पुनर्जागरण कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पे प्रसार हुआ पुनर्जागरण का। एक हम देखेंगे कला के क्षेत्र में, एक हम देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में, एक हम देखेंगे विज्ञान के क्षेत्र में। देखो दोस्तों, कभी भी सामाजिक रूप से कभी भी ऐसा नवीन क्रांतिकारी परिवर्तन होता है या बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन होता है, ठीक है, आलोचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति जन्म लेती है, तो उसमें एक ही कोई एस्पेक्ट नहीं होता जिसके कारण से सारी चीजें बदल रही हैं। उसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं। कला के क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन हो रहे होंगे,
साहित्य में भी कुछ परिवर्तन हो रहे होंगे, विज्ञान के रूप में भी कुछ परिवर्तन हो रहे होंगे। शुरू करते हैं। बेसिकली कोई ऊपर आ गया था ना, तो इसकी वजह से अटेंड करना पड़ गया। मैं कहाँ था, आपको मैं बता रहा था कि भैया कहीं भी पुनर्जागरण होगा तो किसी एक सेगमेंट में नहीं होता, उसके लिए आपको सभी सेगमेंटों में प्रॉपर क्या होगा, एफर्ट लगेगा, तभी जाके कोई ऐसा क्रांतिकारी उदार सांस्कृतिक आंदोलन होगा। क्लियर। चलिए एक एक पार्ट इसका देखते हैं। कला के क्षेत्र में देखते हैं क्या परिवर्तन आया था। जो पारंपरिक कला जो भी चल रही थी उसमें भी चेंजेस आना स्टार्ट हुआ और एक नवीन कला शैली का विकास हुआ। आप देखेंगे उस समय नवीन कला शैली के अंतर्गत आप सेंट पीटर गिरजाघर का बनना, सेंट पॉल गिरजाघर और सेंट मार्क गिरजाघर, ये आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। इनमें से कुछ भी 2 नंबर का पूछ सकता है, वो आपको दे देगा, ये सेंट पीटर गिरजाघर दे देगा। और बताओ इसके बारे में। पहली बात आपको याद होना चाहिए, रोम में होना चाहिए। कब हुआ था ये भैया? पुनर्जागरण काल में हुआ था। पुनर्जागरण काल में अंदर कला क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए उससे अंतर्गत आता है ये 3 लाइनें लिख दोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। मूर्ति कला में क्या हुआ? एक नवीन मूर्ति कला गौथिक कला शैली का विकास हुआ। 2 नंबर में आ सकता है भैया, गौथिक कला शैली से क्या आशय है। क्लियर। लियोनार्डो दा विंची को आप सभी जानते हैं भैया, मोनालिसा की पेंटिंग जिसने बनाई थी, और एक द लास्ट सपर भी बनाया था। लास्ट सपर में क्या था, ईसा मसीह जी जो डिनर कर रहे हैं अंतिम, उसके चित्र इन्होंने बनाया था। माइकल एंजेलो, इनको कौन भूल सकता है, द लास्ट जजमेंट, भय और आतंक का समावेश इन्होंने द लास्ट जजमेंट करके एक चित्र बनाया था, उसके अंतर्गत है। इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी पिएता डेविड की। क्लियर। ये आपको याद करने ही करने हैं, चाहे तो 2 बार और बोल लो मेरे साथ, कतई शर्म मत करना। पहला, कला में कला शैली में परिवर्तन हुआ, जीवन नवीन कला शैली आई। सेंट पीटर गिरजाघर, सेंट पॉल और सेंट मार्क कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। पीटर रोम, पॉल ला से लंदन, मार्क यूनान आपको याद करना पड़ेगा, वेनिस यूनान। ठीक है। गौथिक कला शैली, नवीन एक मूर्ति कला शैली बनी, गौथिक कला शैली। लियोनार्डो दा विंची, इनके द्वारा द लास्ट सपर और मोनालिसा चित्र बनाया गया। माइकल एंजेलो द लास्ट जजमेंट और एक मूर्ति पिएता डेविड की इन्होंने बनाई। क्लियर। लियोनार्डो, माइकल एंजेलो, तीनों आपके गिरजाघर और कला शैली, और एक ये गौथिक कला शैली। आपसे एक सिंपल भी मतलब एक प्रश्न भी इनसे पार्ट में से पूछा जा सकता है, बताइए पुनर्जागरण काल में कला क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, या पुनर्जागरण काल का कला क्षेत्र में क्या प्रभाव रहा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, पुनर्जागरण काल में साहित्य क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, या पुनर्जागरण काल का साहित्य क्षेत्र में क्या प्रसार हुआ। तो साहित्य क्षेत्र में आपको बताना, दांते के बारे में आपको बताया, दांते की द डिवाइन कॉमेडी पुस्तक थी। पेट्रॉक, जिसको मानवतावाद का जनक कहा जाता है, पेट्रॉक करके आ जाएगा 2 नंबर में। बताइए, सिंपल पेट्रॉक लिखना पड़ेगा। फिर भैया ये पुनर्जागरण काल के अंतर्गत आते हैं, मानवतावाद के जनक कहलाते हैं। इन्होंने सोनेट और माई सीक्रेट बुक लिखी थी। पेट्रॉक मानवतावाद के जनक। बुकेशिया, इसमें वैसे बुक जुड़ा है, ध्यान रखना, कहानी किताब। डेका मॉरन की कहानी इन्होंने लिखी थी। इंग्लैंड में जॉफ्री चासर और शेक्सपियर, इन्होंने प्रगतिशील विचारों से संबंधित साहित्यिक रचनाएं की थी। टॉमस मूर का यूटोपिया, ये भी याद रखना, ये सब रटने वाली चीजें भैया, 2-2 नंबर में कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। क्लियर। विज्ञान के क्षेत्र में क्या हुआ था, नए अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक प्रयास आरंभ हो गए थे इस काल में। कॉपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, विलियम हार्वे, एड्रेस बेसालिस, रसायन शास्त्र और शल्य चिकित्सा में इन्होंने नए आविष्कार किए थे। कॉपरनिकस ने क्या कहा था साहब, न्यूटन ने क्या कहा था, गैलीलियो ने क्या कहा था, बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। न्यूटन से चलें, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। गैलीलियो और कॉपरनिकस ने क्या कहा था। अच्छा ये बताओ कि सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, ये किसने कहा था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, किसने कहा था। एक्चुअली क्या, हमने एक टेस्ट लिया था तो उसमें कोपरनिकस और गैलीलियो में सबने उल्टा लिख दिया था। मैं मानता हूं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं इसमें कोई उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। कोपरनिकस ने क्या कहा था, ये सूरज जी है और ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। गैलीलियो ने इसको देखने के लिए एक दूरबीन बना दी थी। ठीक है। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण,
विलियम हार्वे रक्त परिवहन या आप परिसंचरण भी बोलते हैं, इन्होंने इसकी खोज करी थी। क्लियर? ये आपको बताने ही पड़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि कॉपरनिकस ने बोला ना कि भैया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ऐसे उससे पहले कई अनेक वैज्ञानिकों ने बोले थे जिनको जिंदा जलवा दिया गया, चर्च में ऊपर ले जाकर नीचे पटक दिया गया जमीन पर। वो हम अभी धर्म सुधार आंदोलन देखेंगे तो उसमें उन सब चीज़ों को भी देखेंगे। क्लियर? कला में देख लिया, साहित्य में देख लिया, विज्ञान में देख लिया। अब कुछ लाइनें हैं मेरे पास कि मैं आपको बताता हूँ अभी। अब ये ध्यान रखना कि क्या था भैया पुनर्जागरण में, पुनर्जागरण काल में धर्म को तर्क की कसौटी पर आलोचनात्मक और अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति का विकास हुआ था मानव में, ठीक है ना। ये 3-4 जो मैंने आपको कीवर्ड बताए ये सब जगह डालने हैं आपको पुनर्जागरण काल के लिए। चलिए इसमें एक पॉइंट और है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जो मैं एक पॉइंट बोल रहा था दोस्तों, एक साहित्यकार रहा था इसमें पीको मिरांडल। क्या नाम था उसका? पीको मिरांडल। पीको मिरांडल ये कहाँ के थे साहब? इटली के थे। इनकी एक बुक थी ऑरेशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ मैन। ऑरेशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ मैन किसने लिखी थी साहब? ये पीको मिरांडल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? पीको मिरांडल ने लिखी थी, ठीक है। और ये जो थी, इसी बुक को पुनर्जागरण का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। क्या? पुनर्जागरण का घोषणा पत्र 2 नंबर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पुनर्जागरण मोटा मोटा हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि आपसे यूँ पूछ सकते हैं, पुनर्जागरण के कोई 2 कारण लिखिए, पुनर्जागरण का कोई एक प्रभाव लिखिए, गैलीलियो और न्यूटन किस देश के निवासी थे, विज्ञान के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है, इटली के थे, ठीक है ना। राफेल कौन थे और वो क्यों प्रसिद्ध थे? इटली का यह राफेल जो था विश्व प्रसिद्ध कलाकार था। कुस्तुनतुनिया की घटना कब घटित हुई? 1453 में थी। पूछ भी सकते, नहीं पूछ सकते। और देखो इसमें छोटे छोटे बड़े क्वेश्चन है। पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुआ था? आपको मालूम है, इटली से स्टार्ट हो गया था। कुतुबनुमा का आविष्कारक कौन है? पुनर्जागरण काल के पश्चिमी यूरोप के किन्हीं 2 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। पुनर्जागरण काल की कोई 2 विशेषताएं बताइए। सारे ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी में आए हुए हैं। पुनर्जागरण काल की 4 इमारतों के नाम लिखिए। 3 तो आप गिरजाघर ही लिख देना। क्लियर? और एक हिडलबर्ग किला है, वो भी जोड़ लेना आप, अगर 4 आ जाते हैं। बाकी 3 तो गिरजाघर लिख सकते हैं अपन। सेंट पॉल गिरजाघर, ठीक है ना, सेंट पीटर गिरजाघर और सेंट मार्क गिरजाघर। पुनर्जागरण काल के 4 वैज्ञानिकों के नाम बताइए। पुनर्जागरण का क्या तात्पर्य है? इसकी उत्पत्ति के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, देखना आप। क्लियर? इसमें भी हम अटक जाएंगे। तो भैया मैंने कोई आपको वृहद में ले जाने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन वो सारा कंटेंट डालने का प्रयास किया जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेरा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पीएचडी कराने का कतई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे प्रश्न आए और हम उसको सॉल्व करके अधिकारी बन जाएं और कुछ ना कोई ऐसा कर जाएं कि लोग याद रखें। हाँ, अच्छा, और क्या थे प्रश्न? पुनर्जागरण के 4 कारण लिखिए। पुनर्जागरण की 4 विशेषताएं लिखिए। 4 परिणाम लिखिए। 4 लेखक एवं उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। बड़े क्वेश्चनों में है इसमें, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यूरोप में पुनर्जागरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। पुनर्जागरण के फलस्वरूप मानव के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन है उसके बारे में बताइए। उसके बारे में हमने सब में जो चर्चा करी थी वही बातें इसमें आएंगी, ठीक है। चलिए
अब इसके बाद हम सीधे धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। और यह जो प्रश्न बनाए हैं, बताया मैंने आपको, इनको थोड़ा सा फ्रेमवर्क करने का प्रयास करना। और यदि आप आंसर लिख के भेजते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी, जो नीचे आपको मिल जाएगा, तो एक बार हम उसको अवश्य डिस्कस पुनः भी कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।